हार नहीं मानूंगा, प्रार नहीं थामूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। का बिलासपुर जोन में रेलवे स्टेशन मास्टर बनने पर परिवार के सभी सदस्य, मरारमाली समाज के सामाजिक बंधु और उसके मैं तो बहुत पहले से मतलब मेहनत चालू किए थे। जैसे फिर ऑनलाइन पढ़ाई किए, 2019 में फॉर्म निकला था। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब वगैरह अनअकैडमी में मैंने प्राइवेट से बीए कर लिया, ग्रेजुएशन। और उसी बीए के वजह से आज मैं स्टेशन मास्टर हूँ। मैंने हल्के में किया था बीए मतलब सीरियस नहीं था मैं कि बीए करने से मेरे को इंजीनियर बनने का शौक था, लेकिन मैकेनिक। दोस्तों, आज का इंटरव्यू बहुत ही खास है। गोंदिया जंक्शन बोल देने से विदर्भ क्षेत्र का, महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र का एक बहुत बड़ा जंक्शन है और मैं आज अपने सीनियर सर का इंटरव्यू ले रहा हूं जो गोंदिया जंक्शन में मेन स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत है। नमस्कार साथियों, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज इनका पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर इनसे पूछेंगे कैसे इन्होंने अपना जर्नी तय किया। सर, आपका गुड नेम? दीपक पंचेश्वर, मैं बालाघाट से हूँ। जी सर, आप बताना चाहेंगे कि अभी आप कौन से पद पर हैं और कहाँ ड्यूटी है आपका? गोंदिया में स्टेशन मास्टर के पद पर हूँ। जी। यहाँ 3 केबिन है, जिसमें से मैं वेस्ट और ईस्ट केबिन में भी काम करता हूँ। जी। तो सर, आप यहाँ से आप बताना चाहेंगे कि आपकी पूरी जर्नी बताएंगे कि आपने कैसे तैयारी किया स्टेशन मास्टर पद तक। एनटीपीसी 2019 जब वैकेंसीज आई थी उस समय तक आपने क्या क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे और उसके बाद आपने कैसे दृढ़ संकल्प के साथ कोविड के समय में तैयारी किया? 2019 की जो भर्ती आई थी एनटीपीसी, जी, उसके पहले तक मैंने एग्ज़ाम तो निकाला था लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। जी। जैसे मैंने 2017 में पुलिस की एग्ज़ाम निकाला था। जी। उसमें मेरे को मेडिकल में चेस्ट में फेल कर दिया गया था। अच्छा। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इससे कोई अच्छा मिलेगा आगे। जी। मैंने उम्मीद कायम रखी और तैयारी करते रहे। जी। 2019 में जो वैकेंसी आया उसके जस्ट 2 महीने पहले मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। अच्छा। वो मेरी किस्मत की बात थी कि जस्ट 2 महीने पहले मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मैंने ग्रेजुएशन के बाद पहली जो फॉर्म जो भरा था जी, वो एनटीपीसी का ही था। अच्छा। तो आप दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, तो इसके लिए बेस्ट बुक यही है। किरण की 10,000 प्लस सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे 1996 से अब तक। उसी तरीके से रीजनिंग का मिलेगा 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आपको एएलपी का ये बुक भी मिलेगा। कौन सा? आरआरबी एएलपी का सॉल्व्ड पेपर्स मिलेगा दोस्तों। 56 सेट मिलेगा। इसमें आप लोग को बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा। ये सारा चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक में, वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं। ये बताना चाहेंगे कि कॉम्पिटिशन कितना था और आप खुद देखे होंगे उस समय आप कैसे टेस्ट सीरीज से तैयारी करते थे। कंपटीशन लेवल बताना चाहेंगे? कंपटीशन तो बहुत था उस समय। जो है एनटीपीसी में 1,25,00,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें मात्र 6,000 कुछ पोस्ट थी स्टेशन मास्टर की। जी। उसमें से जो सिलेक्शन हुआ था, मेरा जनरल कैटेगरी से ऊपर से 2,000 लोगों में था मेरा नाम। अच्छा। हाँ, तो कंपटीशन तो तगड़ा था। और सर, ये बताना चाहेंगे कि आपने कितने तैयारी कैसे की है? मतलब एक होता है ना कि 3-4 घंटा रेगुलर पढ़ते थे, उसको रिवाइज करते थे और कितना भरोसा था कि एग्ज़ाम निकल जाएगा करके? मैं जो है ऑनलाइन तैयारी करता था और ऑनलाइन में जो है यूट्यूब से करता था। सबसे ज़्यादा तो यूट्यूब से किया, अनअकैडमी से किया और ऑफलाइन बुक से भी किया और लाइब्रेरी में बैठे रहता था। अच्छा। कोचिंग तो मैंने कुछ लगाया नहीं था। ऑनलाइन कोचिंग में मैंने कुछ नहीं लगाया था, बस टेस्ट सीरीज और जो फ्री की क्लासेस चलती थी। जैसे मैथ्स की साहिल खंडेलवाल सर फेमस थे, रीजनिंग में दीपक सर फेमस है, उन दोनों को मैंने बहुत फॉलो किया। वाईफाई स्टडी का बहुत सारा मिला था मेरे को। वाईफाई स्टडी अनअकैडमी में जो अपने भुवनेश सर एक जीके वाले जो आते थे, हाँ, वो उनसे भी बहुत सारा मिला। और बस 8 घंटे जो सुबह 8 बजे से जाता था, शाम को 8 बजे लाइब्रेरी से आता था, बीच में चाय पीने चले जाते थे दोस्तों के साथ, गप्पे सप्पे भी मारते रहते थे। ऐसा नहीं कि लगातार 12 घंटे पढ़ते ही रहे, बीच बीच में घूमने फिरने भी चलते रहते थे, ऐसा था। हाँ। तो सर, आप ये बताना चाहेंगे कि टेस्ट सीरीज़ के दौरान आपका कितना मार्क्स आता था टेस्ट सीरीज़ में? टेस्ट सीरीज लगाने का सबसे ज़्यादा फायदा ये हुआ था, पहले तो कम आते थे, जैसे जैसे हम लगाने चालू करे थे, फिर माइनस मार्किंग भी होता है। माइनस मार्किंग में देखते गए कि हमने क्या गलती की है। ऐसे 2-4 क्वेश्चन तो रहते थे जो सही कर सकते थे, लेकिन गलत हो ही जाता था। फिर धीरे धीरे उसमें सुधार होते गया, तो लगातार कई सारे जो टेस्ट सीरीज है वो लगाने के बाद सुधार हुआ। मैंने मतलब टेस्ट सीरीज हर दिन में, जो एग्ज़ाम के 6 महीने पहले की जो बात है, हर दिन एक सीरीज तो मैं लगाता ही था। अच्छा। उससे पता चलता था कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। और कंपटीशन 120 नंबर का रहता है। हाँ। CBT 1 CBT 2, तो उसमें आपका कितना मार्क्स आ जाता था?
टेस्ट सीरीज से और कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट करते गए? CBT 2 जो है 120 में, वो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से डिपेंड करता था जी। कि कितना आएगा। अगर इजी रहता तो 95 के ऊपर भी चले जाता था, टफ रहता तो सभी 70-75 में भी आ जाता था। ऐसे मेंटेन करते हुए चलते थे। हाँ। जैसे NTPC में जो CBT 2 का पेपर था वो बहुत टफ आ गया था। बिल्कुल टफ था। हाँ। टफ था, उसमें मैं जब पेपर दिया तब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगा। मैं वारंगल गया था पेपर देने, उस समय कोरोना के जस्ट बाद पेपर हुआ था। हाँ। जैसे मैंने एग्जाम दिया, इतना टफ पेपर था, वो CGL के लेवल का आ गया था, तो मेरे को तो उम्मीद छोड़ दिया था मैंने। अभी वर्तमान में स्टेशन मास्टर हूँ, लेकिन मैंने उम्मीद छोड़ दिया था पेपर देने के बाद। लेकिन जब एग्जाम दिया, आंसर की आया, तब मिलाया तो मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे कि ऐसा एहसास होने लगा कि चैनलों को देख के कि कहीं मेरा एग्ज़ाम ना निकल जाए। सही बात है। और हुआ भी वही। जब रिजल्ट आया तो मेरा एग्ज़ाम CBT 2 निकल गया। फिर साइको की बारी आई। साइको की बारी आई तो जो कट ऑफ था मेरा, मैं OBC कैटेगरी से हूँ, तो 13 नंबर ऊपर नंबर था मेरा। 13 नंबर का डिफरेंस था। तो मेरे को समझ में आ गया कि मैं निकल सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो सर आप ये बताना चाहेंगे, जैसे चैनल से अपने बुक्स की ज़रूरत पड़ी कि ऑनलाइन ही ये टेस्ट दिलाए, और मैथ्स, रीजनिंग, जीके वगैरह के लिए बुक्स जो मैं ऑनलाइन जो पढ़ता था उसको अपने नोटबुक में कॉपी कर लेता था। जैसे मैथ्स के जो ट्रिक रहते थे, रीजनिंग के जो ट्रिक रहते थे, उनको बार बार नहीं देख पाते थे ना। एक बार किसी चैनल को फॉलो करिए, शुरू से लेकर लास्ट तक हमने जो चैप्टर को पढ़ लिए, उसको नोट कर लिए किस प्रकार से क्वेश्चन है, उसके हिसाब से फिर टेक्स्ट बुक में भी वो लगाता था मैं टेस्ट, उसी के चैनल के हिसाब से। फिर अड्डा 24/7 था, उसमें भी लगाता था। फिर मिक्सअप रहते थे, उसमें भी लगाता था। सर आप ये बताना चाहेंगे कि जैसे आपने तैयारी करते गया, माँ बाप का कितना सपोर्ट मिला, आपका फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहेंगे? मेरी फैमिली ग्राउंड में मैं पहला सरकारी नौकरी में हूँ जी। मेरे पापा किसान हैं जी, खेती किसानी करते हैं जी। वो खेती किसानी कर कर ही मेरे को पढ़ाए हैं जी जी। मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाया, बस अपने ज़िले में रहता था, बालाघाट था, तो बालाघाट में ही रह के पढ़ाई करता था जी जी। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, कोचिंग वोचिंग तो नहीं लगाया था मैंने जी, ऑनलाइन बस देखते रहता था। मतलब मेरे भाई ने इस मामले में मेरे को बहुत सपोर्ट किया जी। मेरे भाई की दुकान है, स्टूडियो चलाते हूँ, अच्छा, फोटो स्टूडियो की दुकान है। अच्छा, उनने मेरे माँ बाप का बहुत सपोर्ट रहा मेरे ऊपर से। मतलब इतने असफलताओं के बाद मैं लगातार 15 से 20 एग्ज़ाम दे दिया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था जी। ये होता है सर कि जो लेवल होता है ये 10 तक का रहता है, मैथ्स का लेवल जो रहता है ना। जनरली 11-12 का तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, जो है एग्ज़ाम्स में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में 10 तक का लेवल रहता है। तो मैथ्स रीजनिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एग्ज़ाम निकालने में? लेवल 10 तक रहता है, वो कहने की बात है, लेवल 10 तक ही रहता है। हाँ। ये कहने की बात और सही भी है। मायने रखता है रेलवे के एग्जाम में कि आपकी स्पीड कितनी है। बिल्कुल, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से प्रोग्रेस होगा, मतलब आपके क्वेश्चन बनाने का तरीका। ये जो स्पीड है ना, हाँ, रेलवे के एग्जाम में स्पीड ही मायने रखता है, क्योंकि 90 मिनट में जब 120 क्वेश्चन जब आप हॉट सीट में बैठ के बनाते हो, सही बात, तब पता चलता है कि असली औकात क्या है। सही बात। उस समय अच्छे पढ़ने वाले जो रहते हैं ना, अच्छे हाँ, उनकी भी हालत खराब हो जाती है। सही बात। मैं वहाँ जाके जो टेस्ट सीरीज में 100, 105, 110 तक नंबर ला लेता था। हाँ। लेकिन वहाँ जाके मेरे जो है लेवल 5 जो है, मेरा लेवल 6 भी निकला, लेवल 5 भी निकला, लेवल 3 भी निकला, लेवल 2 भी निकला, टाइपिंग निकला, सब निकला। लेकिन लेवल 6 है वो पहले चॉइस फिलिंग दिया, इसलिए लेवल 6 में अपन स्टेशन मास्टर बन गए। लेकिन जो मैं इधर नंबर लाता था, हाँ, और जो एक्चुअली एग्जाम में लाया, वहाँ 5 से 10 नंबर कम ही आते थे। बिल्कुल, वो डर वो हर किसी में रहता है और वो हर किसी के साथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ने काफ़ी अभी तक अपना CBT 1, CBT 2 का बताए हैं। अब साइको की तैयारी कैसे की है, कितना समय मिलता है साइको की टेस्ट की तैयारी के लिए, बताना चाहेंगे सर? साइको की जो बारी आई तो मेरे अंदर पहले से ही कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैंने लोको पायलट जो इससे पहले जो 2017 में आया हुआ था, हाँ, उसका साइको निकाल चुका था। अच्छा। CBT 1, CBT 2 साइको तीनों निकाला था। वहाँ मैं मेरिट में कट गया था। अच्छा। हाँ, मैंने पॉलिटेक्निक किया हूँ तो उसके लिए मैं एलिजिबल था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ मैं मेरिट में कट गया था। तो जो ALP का साइको है वो स्टेशन मास्टर के साइको से हाई होता है। तो मेरे को पहले से ही कॉन्फिडेंट था कि मैं साइको निकाल लूँगा। अच्छा। तो मैंने साइको की तैयारी जो है ऑनलाइन किया था। वो एक जयपुर वाले की कोचिंग क्लासेस थी जी जी, उससे साइको की ऑनलाइन तैयारी किया था। मैं 2017 में भी ऑनलाइन ही किया था। हाँ। मेरे हिसाब से ऑनलाइन ही तैयारी ज़्यादा बेस्ट है। ऑफलाइन में अगर आप जाते हो, पटना गए कई लोग, हाँ, वो पैसे वेस्ट हैं। ऑनलाइन में मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन साइको की तैयारी करके निकाल लिए थे। ऑनलाइन निकलता है, और वैसे भी
क्या है कि आजकल ऑनलाइन साइको होता है, इसलिए ऑनलाइन एक कमरे में बैठ के मैं डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस करता था, मोबाइल पे नहीं करता। मोबाइल पे माउस चलाना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए माउस चलाने की प्रैक्टिस भी करते थे। सही बात है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं हैं दोस्तों। साइको में क्या होता है, अगर आप मोबाइल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं तो दिक्कत ये होता है कि कर्सर घुमाने का बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि तीसरे या चौथे उसमें 10-10 ऑप्शंस आ गए थे हमारे उसमें, ऐसा भी होता है। ये स्टेशन मास्टर के जो साइको में उसने सरप्राइज किया था, जो मॉक टेस्ट जो हमको बताया जा रहा था ऑनलाइन टेस्ट में 10-10 मिनट का बताया जा रहा था, जब एक्चुअली एग्जाम में बैठे तो 6 मिनट कर दिया। 6 मिनट कर दिया, तो 6 मिनट में उतना ही क्वेश्चन किया था। और जो फर्स्ट शिफ्ट में जो लड़के लोग बैठे थे वो सबसे ज़्यादा फेल हुए थे स्टेशन मास्टर के, क्योंकि उनको पता नहीं था। दूसरे और तीसरी शिफ्ट में आके पता चल गया। तो मैं जो तीसरी शिफ्ट में था तो उस समय तक मेरे को पता चल गया था कि ये 6 मिनट में 6 मिनट का टाइम दे रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात थी मेरे लिए कि जो जिसको 6 मिनट का टाइम दिया था वो सेट मेरे से सबसे अच्छा बनता था। मैं उसको प्रैक्टिस में भी 6 मिनट में ही बना देता था। हाँ। तो सर आप यहाँ से ये बताना चाहेंगे, अभी तक आपने आपसे ये पूछा गया कि सीबीटी के बाद मेडिकल बताएंगे और इसके बाद स्टेशन मास्टर का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको इतने बड़े जंक्शन में कैसे लग रहा है, ड्यूटी करने पे काम हो जा रहा है, स्टार्टिंग में कैसे लग रहा था, सारा चीज़ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो बहुत टफ होता है स्टेशन मास्टर का जी, उससे भी ज़्यादा टफ जो है लोको पायलट का होता है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड का था बिल्कुल, तो आई इम्पोर्टेंट रहता है, बाकी तो सब कुछ नहीं था, नॉक नहीं ये सब कुछ नहीं था। बस मेरे हिसाब से जो टेस्ट हुआ वो आई का टेस्ट हुआ, मेरा नागपुर में टेस्ट हुआ था। अच्छा, बस उसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट ब्लड शुगर कुछ नहीं था। सिर्फ आई टेस्ट किया गया सबसे अच्छे से। तो मैंने क्या है, जब मेडिकल की बारी आ रही थी उससे पहले ही मैं 6 महीने पहले मेरे को पता था कि साइको अगर निकलेगा तो अपन मेडिकल के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो 6 महीने से जो अपने MBBS डॉक्टर जो थे, लोकल डॉक्टर जो थे, उनको आई टेस्ट कराते जाता था मैं। MBBS डॉक्टर जो थे मेरे बालाघाट में, उन्होंने मेरे को वेरीफाई कर दिए थे तेरा A1 में, मतलब तुम्हारा A1 मेडिकल है, तुम फिट हो। लेकिन फिर भी मैं तसल्ली विटामिन की गोली खाते रहता था। अच्छा, आई ड्रॉप डालते रहता था। जी। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि मैं भुगत चुका था पुलिस के मेडिकल में फेल होकर। अच्छा, इसलिए मेरे को पता था कि इस बार मेडिकल में फेल नहीं होना है। सही बात है। तो इस बार मैं पहले से ही मेडिकल में तैयार था और हुआ भी वही कि मैं इस बार मेडिकल आसानी से निकल गया। बिल्कुल। तो सर से मेडिकल एक्सपीरियंस सुनने के बाद अब मैं आप लोग से सर से उनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इतने बड़े जंक्शन में, गोंदिया जंक्शन में ड्यूटी करके कैसे लग रहा है, स्टार्टिंग में कितना डर रहता है कि स्टेशन मास्टर को, कॉन्फिडेंस आपको कब आया कि हाँ मैं यहाँ ड्यूटी कर लूँगा? स्टार्टिंग में तो ऐसा था, ये ऑटो सेक्शन होने के बाद नए लड़कों में जो मेरी पहली पोस्टिंग थी इतने बड़े जंक्शन में, गोंदिया जंक्शन में जो है 4200 ग्रेड पे से नीचे किसी को जॉब दिया ही नहीं जाता था यहाँ। लेकिन इस बार जो हम आए वो 4200 ग्रेड में आए, इसलिए मेरी पोस्टिंग यहीं हो गई। मैं लर्निंग में भी यहीं आया, 2 महीने किया, उसके बाद दे दिए। जब लर्निंग में तो लग रहा था कि कर लूँगा, क्योंकि उस समय सर लोग रहते थे। जिस दिन मैं अकेले पढ़ा उस दिन मेरे को असली औकात पता चल गई जी। 1 घंटे में 10-15 ट्रेन यहाँ चलाना, और ब्रांच लाइन में सिर्फ 24 घंटे में 20 ट्रेन चलती है। लेकिन जो जंक्शन है, संटिंग अलग रहती है, मूवमेंट अलग रहती है, क्रॉस मूवमेंट अलग रहती है। यहाँ पे इतना सारा मूवमेंट है कि जिम्मेदारियाँ बहुत हैं गोंदिया में, पूरा रिस्क रहता है। स्टेशन मास्टर एक ऐसी नौकरी है जो बिल्कुल सेफ्टी से डायरेक्ट, इसलिए जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। हालांकि इंटरलॉकिंग सिस्टम आजकल ऐसा बन गया है कि गलती से भी हम गलती नहीं कर पाते। बस ये है कि पिछले 1 साल से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, अभी जून में मेरे को 1 साल हो जाएगा। सर अब यहाँ से आप अपना स्टूडेंट लोग को क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए तैयारी सभी कर रहे हैं, सभी लोग मैदान पे खड़े हैं, है ना, टिप्स क्या देना चाहेंगे आप? अपने जैसे बताते हैं कि घर में आपके जो भाई बहन हैं उन लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ मेरे भैया सरकारी नौकरी में, और वो भी रेलवे में स्टेशन मास्टर की 4200 ग्रेड पे की नौकरी पे पोस्ट अचीव किए हैं। तो कैसा लगता है और कैसे तैयारी करना चाहिए, स्टूडेंट्स को टिप्स देना चाहेंगे? इंसान को जो है कभी हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पुलिस के मेडिकल में फेल होने के बाद 2016 में पुलिस के फिजिकल में फेल हुआ था, उसके बाद 2017 में मेडिकल में फेल हुआ था। मतलब हर बार मैं लोको पायलट के फिर मेरिट में कट गया था, मतलब हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा और लगातार डटे रहे। परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ऐसे मैटर में। मेरी एज 28 साल की हो गई थी, 28 साल में मैंने स्टेशन मास्टर बनाऊँ, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों ने मेरे पे भरोसा कायम रखा। मेरे भाई ने मेरे ऊपर भरोसा कायम रखा कि नहीं कर सकता है, और मैंने उनका भरोसा नहीं तोड़ा। अपने लाइफ में जब एग्ज़ाम से पहले जब एग्ज़ाम आता था तो मैं ईमानदारी से तैयारी करता था। उस समय ना किसी दोस्त के साथ घूमना, मेरे दोस्त लोग आते थे मैं उनसे मिलता भी नहीं था। मैंने बोला भाई
ज़िंदगी रहेगी तो मिलेंगे। मौके जो है बार बार नहीं आते, इसलिए जो मौका मिलता है उसको लास्ट समझना चाहिए, और नहीं हुआ तो सोचना चाहिए कि अगला मौका है। मैं तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा था, जो ग्रुप डी साथ में था उसकी तैयारी कर रहा था, उसको निकाल भी लिया था, लेकिन जब निकला तब मैं ट्रेनिंग कर रहा था स्टेशन मास्टर की। अच्छा। जैसे मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड में जो है देखा जाए तो मैं अकेला सरकारी नौकरी में हूँ, और मेरी जो नौकरी लगने के बाद है मेरी एक मामा की बेटी है, कज़न है, वो इतना मोटिवेट हुई कि अभी हाल ही में MP बोर्ड में 10th का रिजल्ट आया, उसमें सीधे उसने 91% बनाई है। वो मेरे को देख के मोटिवेट हुई कि भैया ने पढ़ाई की है तो हम भी करेंगे। उसका परिणाम हमारे आसपास दिखता है, और मेरे को लगता है कि वो दिखा है। बिल्कुल, मेरी फैमिली में मेरे को लगता है दिखा है। जी। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों। अगर कोई भी घर में एक बंदा भी सरकारी नौकरी में लग जाता है ना, वो अपने आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेट कर देता है कि हाँ, इस तरीके से आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ाया जा सकता है, तैयारी किया जा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो काफ़ी आप लोग को इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन मिला होगा आज के वीडियो में। और भी मैं सर से ये पूछना चाहूँगा, जैसे जो उम्र रहता है 22 से 28, जैसे आपने 28 के वर्ष में नौकरी आपने अचीव किया, इन दौरान आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्शन भी रहता होगा कि चलो यार सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, चलो किसी और लाइन पर प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं, ऐसा भी रहता है। तो कैसे आप हैंडल किए इतना समय तक? जैसे आपने बताया आपके भैया का सपोर्ट था, है ना, सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। हाँ, मेरे भैया का बहुत सपोर्ट था। उनका मानना था कि मैं सरकारी नौकरी, मतलब तीन भाई थे, तो वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वो अभी बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं जी। तो उनका कहना था कि एक भाई कम से कम सरकारी नौकरी में लगे। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया, बहुत पैसे खर्च किए मेरे पर। मेरे भाई का जो है मेरे ऊपर पढ़ाने में बहुत योगदान था, बहुत रखे। जो मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया था। अच्छा। दिक्कत मेरी यही थी कि मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया। क्या है आपकी क्वालिफिकेशन, क्या किया? मैं पॉलिटेक्निक किया था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करने के जगह तैयारी में कूद गया था सरकारी नौकरी की 2016 से। तो उस बीच में मैंने प्राइवेट से BA कर लिया, ग्रेजुएशन, और उसी BA के वजह से आज मैं स्टेशन मास्टर हूँ। मैंने हल्के में किया था BA मतलब सीरियस नहीं था मैं कि BA करने से मेरे को इंजीनियर बनने का शौक था, लेकिन मैंने हल्के में किया था BA मतलब सीरियस नहीं था मैं कि BA करने से मेरे को इंजीनियर बनने का शौक था, लेकिन मैकेनिकल चूज़ कर लिए थे, और मैकेनिकल से सरकारी इंजीनियर बनना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं नॉन टेक में कूदा। पहले मैं टेक्निकल में था, मेरा था कि मैं टेक्निकल की जॉब लूँ, लेकिन फिर टेक्निकल नहीं हो पाया तो मैं नॉन टेक में आना पड़ा। नहीं, काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोग को। मैं आशा करता हूँ और भी मैं वीडियोस लाते रहूँगा स्टाफ लोग का, आप लोगों को कोशिश करूँगा पूरा मोटिवेशन करने की। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। धन्यवाद सर, धन्यवाद चैनल में आने के लिए। जय हिंद, जय भारत।